हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम है उसके टॉप 10 क्वेश्चंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन बता रहे हैं हम इस वीडियो में, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉप 10 क्वेश्चन का जो वीडियो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि कविता क्या है। कविता क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कि कविता क्या है, तो यहाँ पर है कि यद्यपि इसका जो जवाब है वो देना मुश्किल है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो कविता है वो हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट होती है। वह हमारे मन को है वो छू लेती है, यानी जो हमारे मन को है वो छू लेती है। एवं कभी कभी क्या होता है कि वह हमें झकझोर देती है। और कविता के मूल संवेदना है वो राग तत्व है। क्या है? राग तत्व इसके मूल संवेदना है। ये संवेदना संपूर्ण सृष्टि में जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से महसूस करने में सहायक है। और जो क्या है कि हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सरल साधन है, वो है इंद्रियां ही है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में है वो बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। कविता में छंद भी अनिवार्य होते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है कि कविता के प्रमुख घटकों को संक्षेप में बताइए। तो कविता के प्रमुख घटकों को हम संक्षेप में बात करते हैं। तो इस प्रकार आपको हेडिंग लगा करके लिखना है। इस प्रकार से आपको हेडिंग लगानी है, फिर आपको पॉइंटों में शुरू करना है। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट जानते हैं इसका, कि कविता में भाषा का पूर्ण ज्ञान है वो होना क्या होता है? आवश्यक होता है। सेकंड है कि कविता की जो संरचना है वो ऐसी हो जो पाठक को नई लगे, यानी पाठक को पढ़ने में ऐसा लगे कि वो नवीन है, नई है। और कविता में चिन्ह और खाली पंक्ति भी कुछ कुछ कहती है। काव्य शैली का ध्यान रखना चाहिए, यानी काव्य शैली होती है ना, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है। और कविता में बिंब और छंदों की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए, यानी कविता में बिंब का भी जानकार होना चाहिए, छंदों की भी इसको जानकारी होनी चाहिए। और कविता का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है, अतः उस समय की प्रचलित प्रवृत्तियों का ज्ञान भी हो, यानी समय के अनुसार है वो कविता लिखी जाती है। जो जैसा समय होता है उसके अनुसार ही कविता की रचना होती है, वो की जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके 6 पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 पॉइंट आपने अच्छे प्रकार से कर लिए हैं। हम इसके 5 नंबर वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, यानी शब्द तो कम हो लेकिन बात कहने का नजरिया है वो पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए। यानी कम शब्दों का प्रयोग करके है वो हमें
अपनी बात है वो पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कविता रचने के लिए नवीन दृष्टिकोण होना भी जरूरी है, यानी कविता के अंदर क्या होता है कि नवीनता होनी चाहिए, नवीन दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी कविता है वो प्रभावी होती है। तो ये थे इसके 6 पॉइंट कविता के प्रमुख घटकों के, ये आपने अच्छे प्रकार से देख लिए होंगे। तो अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तो पत्रकार है वो 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। अब हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार इस प्रकार हेडिंग लगा करके आपको लिखना है, और आगे आपको इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है चले जानते हैं कि जो कि समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं, यानी समाचार संगठन में काम करते हैं लेकिन वो क्या होते हैं कि नियमित रूप से वेतन लेते हैं, नियमित रूप से है वो वेतन भोगी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार यानी ये समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं, यानी निश्चित इनका कोई समय होता है, निश्चित यानी कुछ कुछ अंश के लिए ये क्या करते हैं, काम करते हैं, और उस समय तक जो निश्चित समय होता है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, और अपना जो भी इनको समय के अनुसार जो पैसा मिलता है उसके अनुसार ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार ये किसी अखबार से संबंधित नहीं होते, बल्कि भुगतान के आधार पर है वो ये क्या करते हैं कि अलग अलग अखबारों के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, अलग अलग अखबारों के लिए है वो काम करते हैं भुगतान के आधार पर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था आपका चैप्टर अभिव्यक्ति माध्यम का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। तो उल्टा पिरामिड शैली की 3 विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है कि सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है वो लिखा जाता है, यानी सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है उसको लिखा जाता है। और सेकंड है कि उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को है वो लिखा जाता है। समाचार में है वो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है, उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को है वो लिखा जाता है। और थर्ड में आता है कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना यानी क्लाइमेक्स है वो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि प्रारंभ में ही आ जाता है। ये इसकी उल्टा पिरामिड शैली की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि 6 ककारों में पहले 4 ककार है वो क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि अंतिम जो 2 ककार है कैसे और क्यों वो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर है वो आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो विशेष रिपोर्ट है वो कई प्रकार की होती है, जिससे खोजी रिपोर्ट हो गई, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट हो गई। तो ये थी विशेष रिपोर्ट के प्रकार। चलिए अब एक एक करके इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट में लेते हैं खोजी रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए है वो ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाते हैं जो सार्वजनिक तौर पर है वो पहले से उपलब्ध नहीं होते हैं। और खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए है वो किया जाता है। अब बात करते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट की। तो इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इन डेप्थ रिपोर्ट का इस्तेमाल किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने हेतु किया जाता है। इसमें तथ्यों और सूचनाओं की गहरी छानबीन है वो की जाती है। अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी
जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण पर होता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तथ्यों की जांच करने और निर्णय के लिए है वो उपयोगी होती है। अब बात करते हैं विवरणात्मक रिपोर्ट की। तो विवरणात्मक जो रिपोर्ट होती है उसमें किसी घटना या समस्या के विवरण और बारीकी विवरण को प्रस्तुत करने पर रहता है, और विवरणात्मक लेखन का सबसे सरल रूप भी है वो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समाचार लेखन और फीचर लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। समाचार लेखन में लेखक स्वयं के विचार है वो नहीं लिख सकता। फीचर लेखन, तो फीचर लेखन को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, और फीचर लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता की जरूरत है वो नहीं होती ही, और फीचर लेखन में लेखक स्वयं के विचार है वो लिख सकता है। स्वयं के जो विचार होते हैं वो फीचर लेखन में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं समझाइए। तो टीवी खबरों के प्रमुख चरण है, उसमें है कि प्रिंट मीडिया अथवा रेडियो की भांति टेलीविज़न चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना होता है, और टेलीविज़न में ये सूचनाएं इन चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट में है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो इसका क्या रूल होता है चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में है वो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जो हेडलाइन के रूप में जो आती है ना, जो ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में यहाँ पर आपको टीवी में देखा भी होगा साइड में कि ब्रेकिंग न्यूज़, उसमें हेडलाइन चलती रहती है, वो ही ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है सेकंड है ड्राई एंकर। तो इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे बताता है कि कहाँ क्या और कब और कैसे हुआ है। और फोन इन में क्या होता है कि फोन इन में इसके बाद है वो खबर का विस्तार होता है, और एंकर रिपोर्टर से है वो क्या करता है फोन पर बात करता है, और बात करके सूचनाएं हैं वो दर्शकों तक पहुंचाता है। उसके बाद आता है एंकर विजुअल। तो इसमें क्या होता है कि जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है, और एंकर पढ़ता है, यानी जो सूचना जो पढ़ता है ना, जो एंकर होता है ना, जो सूचना देता है, जो स्टूडियो के अंदर मौजूद होता है, वो सूचना है वो उस घटना के बारे में वो पढ़ता है। नेक्स्ट है कि एंकर बाइट। तो बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है, और टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। उसके बाद आता है लाइव। तो लाइव यानी होता है किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण होता है, वो लाइव होता है। उसके बाद आता है एंकर पैकेज। तो पैकेज किसी भी खबर को पूर्णता के साथ पेश करने का एक है वो जरिया होता है। प्रश्न संख्या 10 है, और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके आप इस प्रश्न को है वो नोट कर लीजिएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को जरूर से ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, इस प्रकार से आपको लिख करके हेडिंग लगा करके इसी प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और पॉइंट बना करके इस प्रकार लिखना है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है, यानी हमारे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है, और भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा जो दौर है वो 2003 से शुरू हुआ है। और आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, आज तक आदि साइटें ही बेहतर है। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं, और भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है
.com, इंडिया रिफोलाइंस व सीपी जैसी कुछ ही साइटें हैं। और विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय है वो तहलका .com को जाता है। तो ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइज, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।